हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल श्रेयम बायो क्लासेस। तो आज ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना रही हूँ रेस्पिरेशन के ऊपर। और आपको सबसे पहले तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। देखो व्यूअर्स, जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करोगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो हमने सबसे पहले रेस्पिरेशन से पहले कौन सा टॉपिक कवर किया, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में कौन सी प्रोसेस हुई है अभी, डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे क्या होता है, जब फूड जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया तो विलाई उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और किसको सेंड कर देंगे, ब्लड वेसल्स को। यानी ब्लड जो है वो उन सिंपल सब्सटेंसेस को डिफरेंट सेल्स तक लेके जाएगा। अब वहाँ पर उन सेल्स में इसकी क्या होगी, यूटिलाइजेशन। और यानी जो सिंपलर फॉर्म बनी है फर्दर उसकी वहाँ पे क्या होगी, ब्रेक डाउन, और सिंपल फॉर्म में वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी ताकि सिंपल से सिंपल सब्सटेंसेस हमारे पास बचें। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या रिलीज़ हो, एनर्जी, और जिसका हम यूज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए करते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ breakdown of glucose to provide energy for various life processes. तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनकी वर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करती है, कौन सी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो अब टाइप्स कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन सी टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लेंगे, ANAEROBIC, एनारोबिक। ये क्या आ गई हमारी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट कौन सी है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकंड कौन सी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यानी रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन का यूज़ होता है तो वो कौन सी हुई, एरोबिक। अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है तो वो कौन सी हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए एंड एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन? इट्स अ रेस्पिरेशन which occurs in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. This respiration occurs in the presence of oxygen. Aerobic respiration. Next हम लिखेंगे anaerobic respiration. So यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम anaerobic respiration में, respiration which occurs in the absence of ऑक्सीजन। जब कभी ऑक्सीजन ना हो और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखेंगे हम, देयर इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड।
कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ड्यू टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज द एनर्जी रिलीज्ड इन लार्ज अमाउंट, एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनर्जी रिलीज इन लेस अमाउंट as compared to aerobic respiration। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है फूड की, तो यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट कम होगा। तो एनारोबिक में हमेशा एनर्जी कम मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब हम एग्जांपल्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एरोबिक रेस्पिरेशन किन ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है, हायर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, काऊ, डॉग, जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम डाल देंगे ईस्ट में कौन सी रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी ईस्ट को अगर ऑक्सीजन मिले तब भी ये काम कर लेता है, तब कौन सी होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो तब भी वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या है, देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए और कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन जो चल रही है यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उनको हम कहते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। और जो रेस्पिरेशन है उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। सो नेक्स्ट इज ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवेज। ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है वो एकदम से नहीं हो जाती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ईस्ट की। ईस्ट के केस में हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को शो करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ग्लूकोज हम यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन कैसे होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो यहाँ पे कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले तो किस में ब्रेकडाउन होती है, इसकी पाइरूवेट में।
पायरुवेट में, और पायरुवेट को हम दूसरा क्या नाम देंगे, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो है ये, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं तो इट मीन्स 3 और कहाँ गए, तो इट मीन्स यहाँ पे जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कितने पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट बनेंगे एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। साथ में यहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी। यहाँ पे 2 पायरुवेट बनेंगे और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ये हम किसका केस ले रहे हैं अभी, ईस्ट का केस। यहाँ पे हम लिखेंगे ईस्ट और ऊपर लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं है। ईस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे पायरुवेट से, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ईस्ट के केस में अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड एनर्जी रिलीज होती है। एथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एथेनॉल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये हमने केस स्टडी किया ईस्ट का। और तरह के रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मींस नए सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं, सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं। और जब भी सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं तो उनमें एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी चाहिए उन रिएक्शंस के लिए। और दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है, और जब सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है तो साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो यानी यहाँ पे जो अभी हमने रिएक्शन शो किया है ये कौन सा है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक, ये है कैटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से क्या बन रहा है, और सिंपल फॉर्म बन रही है, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। तो ये हमारा आ जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये हमने स्टडी किया ईस्ट के केस में, क्योंकि ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इतना जो स्टेप है ये सब ऑर्गेनिज्म में एक जैसा चलता है, यानी ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनने की प्रोसेस है वो सब ऑर्गेनिजम्स में सेम है। डिफरेंस कहाँ से आता है, इसके बाद से, यानी पायरुवेट के बाद की प्रोसेस जो है वो अलग हो जाती है बाकी ऑर्गेनिजम्स में। तो अभी जो हमने ये बनाया है, 2 पायरुवेट बोल रहे हैं, तो यानी एथेनॉल और बनेगा, एक और बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक और बनेगी, और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे अभी हम 1 पायरुवेट की बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ मैं सर्कल में लिख रही हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे कितने होते हैं पायरुवेट, 2। पर अभी जो बात कर रहे हैं हम एक पायरुवेट की लेके चले हुए हैं। ये ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कितने पायरुवेट बनते हैं, 2। बट अभी यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम सिर्फ एक पायरुवेट का बना है ये प्रोडक्ट जो बना है। यहाँ पे हम ये भी मेंशन करेंगे, ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है ये रिएक्शन चलता है साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये रिएक्शन चल रहा है। तो कंसीडर करते हैं हम, जैसे कि ये सेल है, सेल में अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर पड़ा है
उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी जो ये प्रोसेस चल रही है, यानी ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बना है, ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बनते हैं। तो ये जो ग्लूकोज से ब्रेकडाउन हो रही है पाइरूवेट में, ये कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। तो ये हमने शो कर दिया साइटोप्लाज्म में, और ये सब ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है। और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये रिएक्शन कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में, और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। यानी हर ऑर्गेनिज्म में पहला स्टेप जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो पाइरूवेट में हो रही है, ये बिना ऑक्सीजन के हो रही है। ये सब ऑर्गेनिजम्स में स्टेप सिमिलर है। सेकंड केस हम लेंगे मसल सेल का। तो यहाँ पे ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन हो रही है? कितने पाइरूवेट बनेंगे? 2। बट हमने अभी एक ही डिस्कस करना है कि फाइनल प्रोडक्ट्स एक से कितने बनते हैं, क्या क्या बन रहा है। तो पाइरूवेट जो है ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और ये हम केस किसका ले रहे हैं? यहाँ पे हमने पहला केस जो लिया है वो ईस्ट का लिया। दूसरा हम यहाँ पे केस ले रहे हैं मसल सेल का। तो ग्लूकोज जो है ये रिएक्शन कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में। वैसे यही 6 कार्बन मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और रिलीज होगी साथ में एनर्जी। ये रिएक्शन कहाँ? हमने कहा ग्लूकोज से पाइरूवेट तक का जो रिएक्शन चलना है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। और सब ऑर्गेनिज्म में इतना जो स्टेप है वो सेम होता है, चेंजेस इसके बाद आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मसल सेल में क्या क्या बना है, और मसल सेल में हम देखेंगे देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होता है रिएक्शन मसल सेल में? वेन एवर देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये रिएक्शन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कहाँ होती है? मसल सेल में। यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे मसल सेल में ये रिएक्शन हो रहा है। तो कभी कभार हम क्या देखते हैं, हमने कहा यहाँ पे देखो ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, सिंपल सब्सटेंसेस नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। तो लैक्टिक एसिड हमारे पास बन रहा है, यानी मसल्स में जब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है तो ये किसको कॉज कर सकता है? मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्या होता है? इट्स अ इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। लैक्टिक एसिड जब डिपॉजिट हो जाता है मसल सेल्स में तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, और अगर ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन जाए तो मसल जो है वो परमानेंटली भी काम करना बंद कर सकती है। जैसे किसी को कहा जाए कि भागते रहो भागते रहो, भागते ही रहो, अल्टीमेटली क्या होगा? मसल थक जाएगी। वो किसकी वजह से थकेगी? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो ग्लूकोज है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी। तो ये क्या बना देगा वहाँ पे? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल जो है वो थक जाती है। अगर फिर भी हम उससे काम लेते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? मसल क्रैम्प हो जाएगा। मसल जो है लाइफ टाइम के लिए काम करना बंद कर सकती है। कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं कि अगर मसल क्रैम्प हो गया है, थक गई है मसल, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया है मसल्स में, तो हॉट वाटर बाथ दीजिए या फिर आप मसाज कीजिए मसल की, उसको रिलैक्स होने दीजिए, सफिशेंट टाइम दीजिए ताकि प्रॉपर जो है ऑक्सीजन वहाँ तक सप्लाई ऑक्सीजन की हो सके। नेक्स्ट हम केस लेंगे थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया।
जब ये रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, पाइरूवेट में। कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं इसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और ये रिएक्शन कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये सब का सेम है, ईस्ट के केस में भी, मसल सेल के केस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी इतने स्टेप्स तो सेम हैं। अब इसके बाद चेंज हो जाएगा। ये हमने रिएक्शन किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन किया व्हेनेवर देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम, ये रिएक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, अब यहाँ पे हमने पहले भी बात की है कि जब भी ऑक्सीजन का यूज होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। तो हमारे पास सिंपल से सिंपल फॉर्म बनेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है यहाँ पे, कि सिंपल से सिंपल हमारे पास फॉर्म आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि आगे तो किसी के पास भी कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इसको अब हम कंबाइंड वे में लिखेंगे, जैसा कि बुक में दिखाया हुआ। ये हमने अलग अलग से डिस्कस कर लिया सारा, कि ईस्ट के केस में क्या होता है, मसल सेल में कैसा होता है रिएक्शन, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है। अब हम तीनों को कलेक्टिवली ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने ये ब्रेकडाउन पाथवे जो है एक ही जगह पे शो किया है, जहां पे हम तीनों को स्टडी कर सकेंगे, ईस्ट को भी, मसल सेल को भी और माइटोकॉन्ड्रिया को भी। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये रिएक्शंस कैसे हो रहे थे, ये कैसे एक ही में क्यों सारा शो कर दिया है। इसीलिए पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया, उनको हमने कंबाइंड वे में लर्न करने के लिए ऐसा रख लिया। और हमें पता भी है कि ग्लूकोज से यहाँ तक के रिएक्शन सभी ऑर्गेनिज्म में सेम है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ से आ रहा है। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो ग्लूकोज है, 1 ग्लूकोज कितने पाइरूवेट बनाता है, 2 पाइरूवेट। और यहाँ पे अभी जो फर्दर स्टेप्स दिखाए हैं, ये 1 पाइरूवेट के दिखाए हैं। सो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किसमें होती है, पाइरूवेट में, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और ये कहाँ चल रहा है रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में। ईस्ट के केस में, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है ये, तो यहाँ पे क्या, किस चीज के फॉर्मेशन होती है, पाइरूवेट की ब्रेकडाउन से बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। पाइरूवेट जो है मसल सेल में क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और थर्ड केस हम माइटोकॉन्ड्रिया का ले रहे हैं, जिसमें पाइरूवेट कन्वर्ट होके किस चीज की फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी की। अब जो भी ये एनर्जी रिलीज हुई है, हमें इससे मतलब है, ये एनर्जी हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो भी अंदर रिएक्शंस चल रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। तो ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में। यानी ये एनर्जी किसी और फॉर्म में नहीं जाएगी, बल्कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये एटीपी में। तो एटीपी अब डिस्कस करते हैं हम। अभी हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन से क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से क्या रिलीज हुई, एनर्जी। एनर्जी की फॉर्मेशन हुई। अब ये एनर्जी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस, जो भी लाइफ प्रोसेसेस अंदर चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके लिए
ये एनर्जी बहुत जरूरी है। अब ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी में एटीपी बनाएगी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी किस चीज की फॉर्मेशन कर देगी ये यहाँ पे? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास अंदर सेल में क्या होता है? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है एनर्जी की हेल्प से फॉर्मेशन कर देते हैं एटीपी की। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या करेगी? एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगी और क्या बना देगी? एटीपी। यहाँ पे एडीपी क्या है? एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। And IP, that is inorganic phosphate. And ATP की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनिन के साथ जब 2 फॉस्फेट होंगे तो हम कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब 3 फॉस्फेट होंगे एडेनिन के पास तो हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन से बनी है उसका यूज क्या है? वो एडीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप को लिंक कर देता है और एटीपी की फॉर्मेशन करता है। और जब कभी हमें कोई भी हमारे अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होना है और प्रोसेसेस चलनी है बॉडी के अंदर, उसके लिए जो भी हमें अपनी एक्टिविटीज करनी है डिफरेंट, उसके लिए हमें क्या चाहिए? अब एनर्जी चाहिए। वो कौन देगा? एटीपी देगा। एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो गई है एनर्जी। तो जैसे ही हमें कोई एक्टिविटी करनी है, इस एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐड हुआ है, यहां से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए वाटर की हेल्प चाहिए यहाँ पे। तो वाटर की हेल्प से एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है। जब भी ये एटीपी से एक फॉस्फेट जो है निकलता है तो लगभग कितने अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है? अप्रोक्सीमेटली 30.5 किलो जूल्स पर मोल। तो इतना अमाउंट जो है ये एटीपी की ब्रेकडाउन से होता है। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप जब निकल जाता है एटीपी से तो अप्रोक्सीमेटली 30.5 किलो जूल्स पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो हमने बता दिया एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ होता है? टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, तो ये सब हम मेंशन कर देंगे। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन, देन types of respiration and what are the various glucose breakdown pathways in case of different organisms. अब हम बात करते हैं उन organisms की जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमारे एनवायरमेंट में सफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए। बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटास के थ्रू। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है यहाँ पे, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है प्लांट्स में? डिफ्यूजन के थ्रू। यानी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस काम कर रही है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो काम करती है
ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस काम करेगी। मुझे और ऑर्गेनिज्म बता दीजिए जिसमें कि डिफ्यूजन से वो अपना काम करते हैं। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें ये एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है? राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब डिफ्यूजन जब चल रही है, 21 पे डिपेंड करती है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 द एनवायरमेंटल कंडीशंस, द एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। Requirement of the plant, yeah, according to the need of plant. The direction of diffusion, the direction of diffusion depends on, important है, एग्जाम में आ सकता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 द एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि बाहर एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे वाटर कंटेंट हो गया, देन टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल, ये सब आ जाएगा। एंड सेकेंड है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, कि अगर प्लांट को ज्यादा नीड है तो डिफ्यूजन उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लांट्स में जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब वर्क करती है प्लांट्स में? ये डे टाइम पर होती है। फोटोसिंथेसिस कब होती है? डे टाइम पर। रात को तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होगी। इन सेकेंड बात करें प्रोसेस की, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कब होगी? डे टाइम पे या नाइट टाइम पे? रेस्पिरेशन डे टाइम पर भी होती है और नाइट टाइम में भी होती है, यानी ये दोनों में चलती है। डे टाइम पर भी चलती है एंड नाइट टाइम में भी चलती है, ठीक है। बट फोटोसिंथेसिस कब वर्क करती है? डे टाइम पर, एंड रेस्पिरेशन डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट यहां पे बनेगा ऑक्सीजन एंड वाटर। और बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स के केस में एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेंगे एंड प्रोडक्ट्स? इसमें वही बनेगा जो कि ह्यूमन में बनता है। क्या क्या बनेगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। अच्छा, पहले तो हम लिख लेते हैं डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम पे कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, हम टिक कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस डे टाइम पर होती है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो नाइट टाइम में नहीं होती है, ठीक है। नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट टाइम। सेकेंड हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन डे टाइम पर होती है एंड रेस्पिरेशन नाइट टाइम में होती है। तो हमने दोनों तरफ लिख लिया
कि रेस्पिरेशन यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। अब जब फोटोसिंथेसिस रात को नहीं हो रही है तो क्या ऑक्सीजन बनेगी? नहीं बनेगी, यानी नो फोटोसिंथेसिस, नो ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है तो यानी किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? ऑक्सीजन भी बनेगी यहाँ पे। और अब रेस्पिरेशन जो है डे टाइम में हो रही है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, प्लांट उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा। कहाँ पे? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? जो किसने बनाई है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ने बनाई है, ये उसी ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलेगी, इसने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया इस ऑक्सीजन का, तो बदले में यहाँ पे क्या जनरेट करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे क्या बना दिया रेस्पिरेशन की प्रोसेस ने? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ही यूज प्लांट किसके लिए करेगा? इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे जो भी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है डे टाइम पर, उसको प्लांट खुद ही यूज कर ले रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मेजर अमाउंट में गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन रिलीज्ड मैक्सिमम। ठीक है, जो ऑक्सीजन का रिलीज होगा डे टाइम पर वो ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस की मेन प्रोसेस चली हुई है, रेस्पिरेशन का रेट थोड़ा कम होता है डे टाइम पे। फोटोसिंथेसिस से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन निकल रही है, उसमें से कुछ अमाउंट जो है ऑक्सीजन का प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज़ कर लेता है, पर जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम यहाँ पे बन रही है। इसीलिए डे टाइम पे कौन सी गैस जो है मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होगी? ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट जो है डे टाइम पे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं एंड हम लेते हैं। नाइट टाइम में केस देखें तो क्या होता है? रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही है, रेस्पिरेशन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वो कहाँ से ले लेगा? एनवायरनमेंट से। अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है प्लांट की। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो एनवायरनमेंट से ले लेगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन भी नहीं बन रही है, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट को कहाँ से लेनी पड़ेगी? एनवायरनमेंट से लेनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन जब लेगा प्लांट, यूज़ करेगा एनवायरनमेंट से। ठीक है, इट यूजेज ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो रेस्पिरेशन से क्या फिर से बनेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर यूटिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? फिर नाइट टाइम में कौन सी गैस ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है? इट मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो है वो मैक्सिमम होगा नाइट टाइम में। तो जहाँ पर डे टाइम पे प्लांट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, नाइट टाइम में उसके पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो मैक्सिमम अमाउंट में गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने बात की प्लांट के केस में। अब हम बात करते हैं कि अर्थ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं एंड कुछ क्या है? एक्वेटिक हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? लैंड पर। और जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं वो कहाँ रहती हैं? वाटर में। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ऑर्गेनिजम्स की,
इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है, यानी इनके पास रेस्पिरेशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और इसका एग्जांपल आ जाता है अर्थवॉर्म। एंड कुछ एनिमल्स हैं जो माउथ के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग। एंड थर्ड केस आ जाता है, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे ही फिश किसके थ्रू करती है रेस्पिरेशन? गिल्स के थ्रू। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू ये एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स कैसे हैं टेरेस्ट्रियल एंड कुछ कैसे हैं एक्वेटिक। तो एक तरफ हम लिखते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये कौन से एनिमल्स हुए? जो कहाँ रहते हैं? लैंड पर। एंड दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हुए? जो कहाँ रहते हैं? वाटर में। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स कहाँ से ले सकते हैं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है? एयर में एंड वाटर में। बट वाटर में जो ऑक्सीजन होती है, जो एनिमल्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है वाटर में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और एटमॉस्फेयर। और इस तरफ हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट दे टेक ऑक्सीजन, दे टेक ऑक्सीजन which is dissolved in water। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे the amount of oxygen that is high in the air as compared to water। The amount of oxygen is high in air as compared to water। एंड एक्वेटिक एनिमल्स की तरफ हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन is low in water as compared to air। तो ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में ज़्यादा है एंड वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट कम होता है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम है, इसीलिए वहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग रेट कैसा होगा? फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो हम यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, ब्रीदिंग रेट इज लो as compared to aquatic animals। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट? द ब्रीदिंग रेट इज हाई एज compared to terrestrial animals। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको
जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन पहुंचानी होती है अपनी बॉडी में, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट कैसा होगा यहाँ पे, फास्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ब्रीदिंग रेट जो है एक्वेटिक एनिमल्स में क्यों ज़्यादा होता है, तो आप इसका आंसर यहाँ से ये दे देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसका आंसर आप ये देंगे। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फास्टली ब्रीथ करते हैं, क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, उसका अमाउंट बहुत ही कम है। बात करते हैं फ़िश की। तो फ़िश जो है वो कैसा एनिमल है, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल? एक्वेटिक। फ़िश कैसा एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ़िश की। फ़िश में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे फिन्स ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे फ़िश में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करती है, जिनको हम कहते हैं गिल्स। तो यहाँ पे कुछ स्लिट्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं गिल्स। फ़िश क्या करती है, माउथ में वाटर को लेती है और उसको कहाँ भेज देती है, गिल्स की तरफ। अब गिल्स जो हैं वहाँ पे किससे कवर्ड रहते हैं, गिल्स? ब्लड वेसल से। तो यानी जैसे ही फ़िश ने माउथ में वाटर को लिया, वो उसको गिल्स में भेज देगी। अब गिल्स से क्या होगा, ऑक्सीजन गिल्स से डिफ्यूज़ होके कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल्स में। यानी ब्लड वहाँ से गिल्स के पास जब आएगा वाटर, तो वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगी। अब बाकी जो पानी बचा है वो गिल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये केस है किसका, फ़िश का। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।